हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप में से जो कोई भी मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान शू यांग को जब यीबो के पास वापस छोड़ने आता है तो जान को देखकर यीबो अपने फेरामोन्स रिलीज करते हुए जान को कमजोर करके उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन जैसे ही यीबो जान के बेबी को हर्ट करने का सोचता है, जान खुद की ही जान लेने की कोशिश करता है, जिसे देख यीबो डर जाता है और कुछ नहीं करता। पर न जाने कैसे यीबो जान की पावर्स को लॉक करके उसे अपने पास रोक लेता है। अब 3 दिन बीत चुके थे। जान ने किसी से भी मिलने और बात करने से मना कर दिया था। जान जानता था कि वो ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं झेल पाएगा और उसे अपनी ह्यूमन बॉडी से ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जान ये सब सोच ही रहा था कि कुछ ही घंटों में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जान अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से यीबो के कमरे का सामान टूटने लगता है कि तभी वहां से यीबो की एक कॉन्क्यूबाइन गुजरती है और अपने हस्बैंड के रूम से आते शोर को सुन कमरे में जाने का सोचती है। गार्ड्स यीबो की कॉन्क्यूबाइन को अंदर जाने से रोकते हैं, ये कहकर कि किंग ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। पर वो कॉन्क्यूबाइन गार्ड्स को धक्का मारकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, खौफ से चीख पड़ती है कि तभी वो एम्फस बीना उसे अंदर खींच लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वहां सब कुछ शांत हो जाता है। बाहर खड़े गार्ड्स भी वहां से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के थोड़ी ही देर बाद एक मेड भागते हुए यीबो के पास आकर सब बताती है कि वो एम्फस बीना किंग के कमरे से उनकी ही कॉन्क्यूबाइन की वजह से बाहर आ गया है और अभी तक वो किंग की सारी कॉन्क्यूबाइंस को खा चुका है। यहाँ तक कि उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसे मार रहा है। ये सुनकर यीबो फौरन उस तरफ भागता है जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यीबो ये देखकर हैरान था कि अपनी पावर्स ना होने के बावजूद भी जान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इतना ताकतवर था कि जो उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे मार रहा था। यीबो बिना वक्त गवाए एम्फस बीना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जान का ओरिजिनल फॉर्म इतना बड़ा था कि यीबो उसके सामने चींटी जैसा लग रहा था। जान अपनी गोल्डन आइज से अपना सिर झुकाते हुए यीबो को बहुत करीब से देखता है। यीबो जान के सिर पर धीरे से अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से एम्फस बीना थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन तभी यीबो के गार्ड्स को अपने तरफ आता हुआ देख जान डर जाता है और यीबो को अपने स्नेक हेड से दूर धक्का मार देता है। यीबो दूर जाकर गिरता है, लेकिन फौरन खुद को संभालते हुए गार्ड्स को माइंड लिंक करके वेपन्स नीचे करने को कहता है, वरना जान डर की वजह से सबको मार देता। गार्ड्स अपने किंग की बात मानकर वेपन्स फेंक कर हाथ ऊपर करके पीछे हट जाते हैं, जिसे देख जान शांत होकर वापस यीबो के कमरे में चला जाता है। शू यांग, जो वहीं छुपकर सब देख रहा था, बाहर निकल कर आता है। शू यांग को भी पैर पर चोट लगी थी, पर उसका घाव गहरा नहीं था। वो लंगड़ाते हुए यीबो के पास जाकर उसे उठाते हुए पूछता है, भाई आप ठीक तो हो ना? लेकिन इस एम्फस बीना ने ऐसे बिहेव क्यों किया? मैंने उसकी पावर्स लॉक कर दी है, इसलिए वो ज्यादा समय तक अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सका और जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था तो किसी ने उसे छेड़ दिया। ये वो दर्द में कराहते हुए कहता है, उसकी पावर्स अनलॉक कर दो। वो ऑलरेडी 1000 से ज्यादा गार्ड्स को मार चुके हैं, आधा पैलेस तोड़ चुके हैं। प्लीज भाई, उनकी पावर्स अनलॉक कर दीजिए। यीबो को हेल्प करते हुए शू यांग कहता है, मैं नहीं कर सकता। उसकी पावर्स अपने आप 3 महीनों में अनलॉक हो जाएगी, तो उसको 3 महीनों तक यहाँ ऐसे ही रहना होगा। पर अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब उसकी नज़र में सब कुछ उसके लिए खतरे जैसा है। तो इससे पहले कोई उसे मारे, वो पहले ही हमें मार देगा। यीबो ये कहते हुए शू यांग के साथ वहां से चला जाता है। डॉक्टर आकर शू यांग और यीबो के साथ साथ सभी घायलों का इलाज करता है,
पूरे महल को साफ किया जाता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उस एम्फस बीना के कमरे के आसपास कोई शोर न मचाए। उस दिन के बाद से जान उस कमरे से तब तक बाहर नहीं आता था जब तक उसका खाना सही समय पर उस तक पहुंच ना जाता हो, क्योंकि खाना समय पर ना मिलने की वजह से वो अपने कमरे से बाहर शिकार करने आता था और सिर्फ छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाता था। अब तक 9 दिन बीत चुके थे और उस एम्फस बीना के हाथों 20 बच्चे मारे जा चुके थे। कोई भी उस एम्फस बीना को ना ही तो रोक सकता था और ना ही उसके पास जा सकता था। उसे सिर्फ शुयैंग या यीबो ही शांत कर पाते थे। एम्फस बीना, ये मैं हूँ, लिटिल वुल्फ। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अब से और किसी भी बच्चों की जान नहीं लोगे। शू यांग, जो अपने गार्ड्स के साथ जान के लिए खाना लाया था, जान से कहता है। जान एक ग्रॉल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देख शू यांग मुस्कुराते हुए जान के बड़े से सिर पर अपना हाथ रखता है। शू यांग वहीं जान के पास ही सो जाता है, लेकिन उसकी आंख तब खुलती है जब वो जान के पंजों को अपने उस हाथ पर महसूस करता है जिस पर उसने जान का दिया पेंडेंट पहना हुआ था। देखो, ये आपने दिया था और कहा था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे, पर आप इस पेंडेंट को पहचानते हो, राइट? कि तभी जान एक ग्रॉलिंग करते हुए अपनी पूंछ वाली तरफ के सिर से शूयंग को हवा में उठाकर उसे स्निफ करने लगता है, जिससे शूयंग को टिकलिंग फील होती है। फिर जान शूयंग को बाहर धक्का देकर उसके पीछे जाने लगता है। शूयंग को समझ नहीं आ रहा था कि एम्फस बीना क्या चाहता है कि तभी जान शूयंग को अपनी जगह से हिलता ना देख खुद आगे चलने लगता है और शूयंग उसे फॉलो करता है। थोड़ी ही देर में दोनों जंगल में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही जान रुककर शूयंग को अपने सिर से धक्का मारकर आगे करता है। शू यांग अभी भी कंफ्यूज था कि तभी वो कुछ आवाजें सुनता है और उसे कुछ रैबिट्स दिखते हैं। शू यांग को केव वाला दिन याद आता है जब वो जान के खाने के लिए रैबिट्स लाया था। वो फौरन जान की तरफ मुड़कर एक स्माइल के साथ पूछता है, क्या आप चाहते हो मैं आपके लिए रैबिट्स लाऊं? ये सुनकर जान ग्रॉल करके अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। शू यांग थोड़ी देर बाद जब 5 रैबिट्स के साथ वापस आता है, जान सो रहा था। वो शू यांग के कदमों की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और रैबिट्स देखकर खुश होता है। उस दिन के बाद से शू यांग रोज एम्फस बीना के साथ शिकार पर आने का डिसाइड करता है। अब 3 महीने बीत चुके थे। जान बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता था क्योंकि उसकी टमी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। वो ज़्यादातर टाइम सोता रहता था। ये वो जान की वजह से ना ही तो कमरे से बाहर जा पाता था और ना ही उसके पास से ज़्यादा देर के लिए हट पाता था, क्योंकि जान उसे ऐसा करने ही नहीं देता था। डॉक्टर ने यीबो को बताया था कि जान ऐसा उसकी प्रेगनेंसी की वजह से कर रहा है और वो ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है किंग ही उस एम्फस बीना के बच्चे के फादर हो, क्योंकि यीबो की सेंट जान को बहुत रिलैक्स फील कराती थी। जान को बेबी बर्थ देने में अब बस 2 महीने बाकी थे। जान की पावर्स ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। एम्फस बीना, तुम अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों हो? ये वो जान से माइंड लिंक करके पूछता है। यू इडियट, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में इतने महीनों रहना पड़ा। अब जब मैं ठीक हो रहा हूँ तो तुम पूछ रहे हो मैं ओरिजिनल फॉर्म में क्यों हूँ? क्या इसके बाद तुम्हारा और भी कोई प्लान है मेरे लिए? जान एक क्रॉलिंग के साथ जवाब देता है। तुम मुझसे बात कर पा रहे हो, यही बहुत है मेरे लिए। अब क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दोगे? मेरी मिनिस्टर्स बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्रॉमिस। ये वो माइंड लिंक से जान को कहता है। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे इस पैलेस तो क्या पूरे किंगडम को जला दूंगा। जान थोड़ा गुस्से में जवाब देता है। ये वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए जान के टमी को छूता है, जिसकी वजह से जान को यीबो का टच अच्छा लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यीबो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और जान यहाँ रहा
तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है और उसको इन सब चीज़ों की आदत भी नहीं है। और ऊपर से वो ये भी नहीं जानता कि जान का बेबी उसी का है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जान के गार्ड्स और एडवाइजर्स जो जान को महीनों से ढूंढ रहे थे, जान की पावर्स को महसूस कर लेते हैं जो उन्हें लाइकन के किंगडम से आती महसूस हो रही थी। वेनलिंग जो गार्ड्स का लीडर था, वो जिनशा को जो जान का एडवाइजर था बताता है कि हो सकता है कि उस लाइकन ने हमारे राजा को किडनैप किया हो, जिसे सुनकर जिनशा सबको एक हफ्ता और रुकने को कहता है कि हो सकता है शायद हमारे किंग खुद ही वापस आ जाए, नहीं तो एक हफ्ते बाद हम लाइकन के किंगडम पर अटैक करके अपने किंग को वापस ले आएंगे। सब जिनशा के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वहां से चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने किंगडम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोकूंगा, यीबो माइंड लिंक करके जान से कहता है। जान थोड़ा सा साइड में मूव होते हुए यीबो को देखता है क्योंकि उसे यीबो ने जो कहा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ, डर गए? अच्छा हुआ कि तुम्हें एहसास हो गया कि मुझे यहाँ रखना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे रखने से थोड़े ही दिनों में तुम्हारा पूरा किंगडम पूरी तरह से मिट सकता है। जान जवाब देता है। उसकी आवाज़ में सरकाज़म साफ सुनाई दे रहा था। यीबो जान से दूर हटते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ रखने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। मैं तो महीनों पहले बस हॉर्नी फील कर रहा था और मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। तुम स्नेक होने के बावजूद अपने आप में बहुत यूनिक हो, तो अगर तुम कभी भी खुद को अकेला फील करो तो मेरे पास आना मत भूलना, यीबो एक स्माइल के साथ कहता है। ये सुनकर जान यीबो पर अटैक करना चाहता था, लेकिन वो कुछ ना करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानता था कि यीबो उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है और जान उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा? मैं बस कोई स्ट्रॉन्ग इंसान ढूंढ लूँगा जो मुझे बेड पर सेटिस्फाई कर सके और मेरी नीड्स को पूरा कर सके। और बाय द वे, मैंने यहाँ रहना बहुत इंजॉय किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारी सारी कॉन्क्यूबाइंस को मार दिया। टू बैड। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ लड़कियां हैं, मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा, तुम उनमें से अपने लिए किसी को चुन लेना। जान ये कहते ही वहां से फौरन गायब हो जाता है, इससे पहले कि यीबो कुछ कह या कर पाता। लेकिन जान जहां अपीयर होता है वो जगह अभी भी लाइकन की एरिया के अंदर आता था। वेनिंग, फौरन आकर मुझे लेकर जाओ। जो कुछ भी अभी मैंने उस लाइकन से कहा है उसके बाद वो मुझे यहाँ से आसानी से जाने नहीं देगा, जान माइंड लिंक करके वेनिंग से कहता है कि तभी वेनिंग आकर जान को लेकर वहां से गायब हो जाता है। तुम अपने शब्दों में बहुत अच्छे हो शाओजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बच गए, ये वो गुस्से में मन ही मन कहता है क्योंकि जब वो उस जगह पहुंचा जान ऑलरेडी वहां से जा चुका था। शू यांग अपने भाई की हालत और एंग्री एक्सप्रेशंस को देख हंसने लगता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये वो हंसते हुए शू यांग से पूछता है, भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो चला गया इसलिए या जाने से पहले आपको गुड बाय किस नहीं मिला इसलिए? शू यांग की बात सुनकर यीबो के कान पिंक हो जाते हैं और वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है। यीबो का रिएक्शन देख शू यांग को पता चल रहा था कि उसका भाई उस एम्फस बीना से प्यार करता है, लेकिन वो खुद ये बात नहीं जानता। वहीं जान जब अपने किंगडम पहुंचता है, जिनशा डॉक्टर को बुलाकर जान को चेक करवाता है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, जिस पर डॉक्टर की मदद से वो 2 हफ्तों बाद ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो पाया था। लेकिन प्रेगनेंसी सिम्टम्स की वजह से उसे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, इसलिए उसने अपने किंगडम का काम जिनशा को सौंप कर बेड रेस्ट पर चला गया था। सिर्फ जिनशा ही उससे मिल सकता था और उसके कमरे में आ सकता था। जान ये पूरा टाइम अपने बेबी को फील करने में निकालता है। 6 साल बीत चुके थे। इन 6 सालों में किसी ने भी ना ही तो उस एम्फस बीना को देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था।
ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में कहीं गायब हो चुका था। ये तब से हुआ था जब एक शाम बहुत तेज बिजली चमकने के साथ तूफान आया था। उस दिन जान ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जान ये जानता था कि काफी लोग उसके बेबी के पीछे पड़े हैं, जिसकी वजह से उसने अपने किंगडम के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर दी थी, जिसके कारण ना ही तो एम्फस बीना किंगडम से में कोई आ सकता था और ना ही वहां से कोई बाहर जा सकता था। तब से ही उस एम्फस बीना और उसके स्पेशल बेबी के बारे में ना ही तो किसी ने सुना था और ना ही उन्हें देखा था। आज एम्फस बीना किंगडम के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि फाइनली 6 सालों के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल होने वाली थी। वो अपने किंगडम से बाहर भी जा सकते थे। उनका क्राउन प्रिंस कल 6 साल का हो जाएगा। जान कल फिर से सबको दिखेगा, जो अब पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है। जान ने कल अपने किंगडम में सभी को अपने बेटे के बर्थडे पर इनवाइट किया है। मैजिस्ट्री, प्लीज़ आप मुझे उस लाइकन को मारने की इजाज़त दीजिए, ताकि कल का दिन ये निर्धारित कर सके कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक हूँ या नहीं। बेसब्र क्राउन प्रिंस वूशियान, जो कि एक वुल्फ और एम्फस बीना का हाइब्रिड बेटा है, जान से कहता है, इस उम्मीद में कि कल उसकी मॉम उसे खुद को मॉम कहने की इजाज़त देगा, जो वो कई सालों से चाहता है। क्राउन प्रिंस, क्या तुम बाहर जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो आज? जान अपने सामने घुटनों पर बैठे अपने बेटे से पूछता है। जी हाँ योर मैजेस्ट्री, मैं हमेशा के लिए आपके दुश्मन को मार डालना चाहता हूँ, वूशियन जवाब देता है। जान एक स्मर्क के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। अपनी मॉम को गायब होता देख वूशियन भी जान के पीछे गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने पैलेस के ऊपर अपीयर होते हैं। लेकिन वूशियन बच्चा था, वो इतना तेज नहीं था, इसलिए वूशियन जैसे ही वहां पहुंचा, जान ने उसका गला पकड़ लिया। तुम तो मुझे ही नहीं हरा सकते, तो क्या तुम बाहर जाने के लायक हो क्राउन प्रिंस? जान कहता है कि वूशियन एक स्माइल के साथ तभी अपनी मॉम की तरफ देखता है। जान जानता था कि उसका बेटा क्या करने वाला है। वो फौरन पीछे हटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक तेज लाल रोशनी वूशियन की आंखों से बाहर निकलती है और आसपास के जंगलों में आग लग जाती है। जान फौरन उस आग को बुझाते हुए वूशियन को एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से वूशियन के गाल पर एक कट लग जाता है और वो जमीन पर आकर गिरता है। पर अगले ही पल वूशियन के घाव अपने आप भर जाता है। तुम इन सब हरकतों के बाद भी हार गए और अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। जान, जो अपने बेटे के सामने खड़ा था, ये कहकर वहां से अपने एडवाइजर जिनशा के साथ वहां से चला जाता है। वूशियन वहीं अपने घुटनों पर बैठा रहता है। उसके आसपास जहर लगे नीडल्स थे। अगर वो जरा भी हिला तो उन नीडल्स की वजह से उसके अंदर का वुल्फ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसलिए वो बिना गलती किए अपनी सज़ा पूरी करने लगता है, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं बनना चाहता था। योर मैजेस्ट्री, आप क्राउन प्रिंस को जाने दीजिए। आप अच्छे से जानते हो कि आप उस लाइकन से कई ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए बच्चा होने के बावजूद भी क्राउन प्रिंस अपने पिता को हरा सकता है। जिनशा की ये बात सुनते ही जान रुककर उसे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से जिनशा फौरन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। क्राउन प्रिंस का कोई फादर नहीं है। उसका फादर उसी दिन मर गया था जिस दिन उसका जुड़वा भाई मरा था। क्राउन प्रिंस की इतनी हिम्मत कि वो बाहर जाने की बात करे। आज की सज़ा उसके लिए बहुत हल्की है। ये कहकर जान वहां से चला जाता है। जिनशा राहत की सांस भरते हुए मुस्कुराता है और अपने क्वार्टर में वापस आकर वैनिंग को अपने पास बुलाता है। वैनिंग के आते ही जिनशा उसे आदेश देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस को लेकर उस लाइकन के किंगडम जाओ। उसे 5 मिनट देना और देखना कि क्राउन प्रिंस उन 5 मिनटों में कितने गार्ड्स को मार पाता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि क्राउन प्रिंस उस लाइकन अपने अंकल शू यांग और किसी भी बच्चे के सामने ना जाए। तुम जानते हो कि वो भी हिज हाइनेस की तरह बच्चों को खाना पसंद करता है।
जिनशा का इंस्ट्रक्शन सुनकर वेनिंग हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। वेनिंग जब क्राउन प्रिंस के पास पहुंचता है, वो अपने घुटनों पर अभी भी बैठा हुआ अपनी सजा काट रहा था। उसकी आंखें इमोशनलेस, फेस एक्सप्रेशनलेस दिख रही थी, जो बिल्कुल जान की तरह था। वेनिंग वूशियन को कहता है कि उसकी मॉम ने उसे बाहर जाने की इजाज़त दे दी है और उस जगह पहुंचकर वेनिंग उसे बताएगा कि क्या करना है। पहले तो वूशियन को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कमज़ोर बताया था, इसलिए सज़ा दी थी, तो वो उसे बाहर जाने को नहीं बोल सकते। लेकिन फिर वेनिंग की बात मानकर वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों ही अपने किंगडम से गायब होकर सीधे लाइकन के किंगडम के बाहर अपीयर होते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन स्टोरी सुनकर मज़ा आ रहा होगा। आपके ब्यूटीफुल और लवली कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।